अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब से कुछ देर पहले मुझे किसी ने आफताब इकबाल साहब का ये व्लॉग उन्होंने किया है, उसका मुझे लिंक भेजा। उन्होंने कहा कि आफताब इकबाल साहब आपके हवाले से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? तो मैंने व्लॉग देखना स्टार्ट किया तो देखा तो तकरीबन आधा व्लॉग जो है ना उन्होंने वकार मलिक साहब और मेरे ऊपर किया हुआ है। क्योंकि एक दो दिन पहले मैंने आफताब इकबाल के हवाले से वीडियो में कुछ कह दिया था और फिर एक ट्वीट भी की हुई थी। तो मैं चाह रहा था कि आफताब इकबाल साहब के ऊपर जो क्रिटिसिज्म सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा तकरीबन सोशल मीडिया उनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। और वो उनको लोगों को क्या लग रहा है कि किस वजह से आफताब इकबाल की जो बातें हैं वो उनके लिए सेंस नहीं बना रही हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि आफताब इकबाल साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? ये अब उन चंद दिन पहले की ये स्टेटमेंट है। कहते हैं जमहूरियत इस पूरे खित्ते में फारिग होने जा रही है। इसकी जगह एक नया शानदार सिस्टम आएगा जो आपको अच्छा लगेगा, आप माने या ना माने। ठीक है जी। जमहूरियत ने हमें क्या दिया? जमहूरियत तो बेचारी बी अम्मा है, जो आया इसने इसे तमाशा ही बनाए रखा। हम इस जमहूरियत के बगैर गुजारा करेंगे और इंशाल्लाह इससे बेहतर सिस्टम चला कर दिखाएंगे। ठीक है जी। मुझे नहीं पता कि वो किस इस यकीन से किस वजह से ये बात कर रहे हैं। वो जमहूरियत की जो बात कर रहे हैं ना कि जमहूरियत हमारे मुल्क में तो जमहूरियत कभी भी नहीं थी। हमारे मुल्क में तो शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना था उस वक्त से ही मिलिट्री कंट्रोल करती आई है। अच्छा जी, अब इस वक्त उन्हें ऐसी क्या चीज़ नज़र आई है आफ्ताब इकबाल साहब को कि उन्होंने इस हवाले से बात करना स्टार्ट कर दिया? तो कोई इंडिकेशंस नज़र आ रहे हो ना? तो हमारे सामने पिछले चंद माह से जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, उनके कंटिन्यूअसली बार बार इसी तरह के बयानात आ रहे हैं। यानी कि आज से चंद दिन पहले सोहेल बड़ाई साहब ने कहा चीन की तरक्की और सऊदी अरब की हैरतनाक तेजी से तब्दीलियां नए निज़ाम का मॉडल बन रही हैं। अब हम मुझे बताएं कि चीन का और सऊदी अरब का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ? बहरहाल एनीवेज, ये ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को लेजिटिमाइज करना होता है तो वो इसी तरीके से करते हैं। और फिर आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर में आजी अज़्म और अकल तीनों का इश्तराक नज़र आता है। और पाकिस्तान में उम्मीद की सियासत ख़त्म हो चुकी है। और फिर उसके बाद नौजवान इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए फ्रंट लाइन पर आए। फ़र्रुख कोकर साहब ने ये बयान दिया है। ये जंगल एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करने लगा है। अब जंगल की इंतज़ामिया अपनी रिट ताकत से नाफिज करेगी। क्या शेर और क्या चीते, क्या गीदड़ और क्या खरगोश, सब जंगल के डिसिप्लिन में ताबे ताबे होंगे। और फिर उसके बाद इसको काउंटर किया है हबीब अकरम साहब ने। कहते हैं कि अगर ये कोई समझता है कि चाइना जैसा मॉडल बना दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी कोई वायलेंट जमात नहीं होती। तशद्दुद वायलेंस पर इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी है। इन्हें तशद्दुद वायलेंस का आईनी इख्तियार हासिल है। और फिर इसी तरह के जो बयानात हैं आदिल राजा साहब की तरफ से भी आए हैं। आदिल राजा साहब को बहुत सारे लोग जो जो है उनको उनको नहीं ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनकी अक्सर बातें जो हैं वो आगे चलकर सच साबित होती हैं। ये भी इनकी स्टेटमेंट सुनिएगा। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर चलाई जाएगी। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, जिसमें वो कहेंगे कि जी सदारती निजाम मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, सदारती निजाम को नाफिज किया जाए। ये आईएसआई और आईएसपीआर की नई टास्किंग कर दी गई है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अच्छा जी, अब आपने सुन लिया। अब इस सिनेरियो में आफताब इकबाल साहब इस तरह का बयान दें कि भाई नया सिस्टम आ रहा है। भाई नया सिस्टम कहाँ से, कौन लेके आ रहा है नया सिस्टम? पाकिस्तान में तो इस वक्त चिड़िया भी अपने पर नहीं हिला सकती है जब तक उधर से इजाजत ना मिले। तो ये किस बेस के ऊपर ये बातें कर रहे हैं? अच्छा, फिर आफताब इकबाल साहब जो है ना वो इस तरह की हवाई बातें करते हैं, लेकिन उनकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं होती, कोई उनके पास प्रूफ नहीं होता। वो कहते हैं कि ये मुझे नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम कोलैप्स होने जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरी निज़ाम कोलैप्स होने जा रहा है। ठीक है जी। तो वो ये बातें तो हम पिछले 50 साल से सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका बस अब ख़त्म होने वाला है। वियतनाम की जब जंग हो रही थी उस वक्त भी सारे लोग खिलाफ हुए थे, अमेरिकन लोग अपनी हुकूमत के, उस वक्त भी ये बातें हो रही थी। बहरहाल एनीवेज, अब मैं चाहूँगा कि हम जो है ना आफताब इकबाल साहब को ज़रा सुने, और मैं उनके जो है ना स्टेप बाय स्टेप उनकी हर बात का मैं जो हूँ ना जवाब देना चाहता हूँ। एक और दोस्त है हमारे, कनाडा में होते हैं, अदील हबीब। जिस गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर वकार मलिक ने हदफ तनकीद बनाया, उसी बात को वहीं से पिक करके अदील साहब ने भी एक
दिलचस्प सा अपनी तरफ से फिक्रा जड़ दिया है कि बारीक वारदात डाली गई है। अच्छा देखें, मैं अपनी तरफ से जो है ना, अगर मुझे कोई किसी चीज़ की लॉजिकल कोई समझ आती है ना, तो फिर ही मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ या उसके हवाले से ट्वीट करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी वकार ने बात की और जी मैंने कहा मैं अब कॉपी करता हूँ वकार की, और मैंने भी वही बात कर दी। मुझे उसकी बात ठीक लगी क्योंकि उसने ये बात सोशल मीडिया के ऊपर उसने ये क्लिप शेयर किया, और उसके बाद ये उन्होंने बात की, और फिर यही इसी क्लिप के ऊपर शाहीन साहबाई साहब के साथ आप 2 दिन पहले मैंने इसके ऊपर व्लॉग किया और हमने इसके ऊपर बात की। अदील साहब, आप तो मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, या खुल के कहें कि आप मुझे नहीं जानते। आफ्ताब इकबाल साहब, बिल्कुल खुल के मैं बता देता हूँ आपसे। मेरी आज तक जो है ना ज़िंदगी में एक दफ़ा मुलाकात हुई है, और वो भी मैक्सिमम मेरे ख़्याल में 10 से 12 मिनट की बात हुई थी। और उस वक्त मैं तो मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। ऑब्वियसली आफ्ताब इकबाल साहब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, सरसरी सी मेरी बात हुई, और मैं तो इनके सामने बड़ा नर्वस था कि यार इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो मैंने तो ज़्यादा भी नहीं बात की, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ आफ्ताब इकबाल साहब को, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। और या फिर कोई छोटी सी दलील दें कि आपको कैसे लगी ये बारीक वारदात। अगर आपने इसे बारीक वारदात कहा है तो इसका मतलब है आप भी कन्विंस्ड हैं कि ये जर्नली बयानिया ही है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों के सामने सारा सिनेरियो रख दिया है कि किस वजह से मैंने ये बात की कि ये बिल्कुल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव फैला रही है, उसी को आफ्ताब इकबाल साहब आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब, मैं बिल्कुल आपको दलील से जो मैंने बातें की है ना, अगर आप चाहते हैं मैं आपका इस हवाले से इंटरव्यू भी कर लूंगा, तो हम इंटरव्यू के अंदर भी मैं आपसे यही सवालात पूछूंगा, आप मुझे जवाबात दे दीजिएगा, और फिर बात सबके सामने क्लियर हो जाएगी। मैंने बिल्कुल, मेरा अगर आप 2 दिन पहले का प्रोग्राम भी उठा के देख लें, मैंने भी उसमें भी बिल्कुल दलील के साथ बात की है। तो मेरे भाई छोटा मोटा रेफरेंस दे देते हैं। अब मुझे यकीन है कि इन दोस्तों और इन जैसे बेशुमार दीगर सुनने और देखने वालों को जो गलतफहमी हुई है ना, वो ये कि मैं चाहता हूं कि जमहूरियत की बसात लपेट दी जाए। पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं चल सकता, और भाई ये दुनिया में किसी जगह नहीं चल सकता। मैं फिर दावत दे रहा हूं आपको कि आप खुलकर एक व्लॉग करें, ताकि मुझे समझ आए कि आपने ये मुख्तसर सी बात, ट्वीट में बात बनती नहीं है, खुल के बात करें। व्लॉग का कोई 5, 6, 7 मिनट इसके ऊपर लें, कम से कम मुझे समझ तो आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और अदील हबीब साहब, मैंने चूंकि एक छोटा सा मुख्तसर सा एक सिंबॉलिक सा एक इमोजी की शक्ल में एहतजाजी टेक्स्ट किया था और आपने उसका जवाब नहीं दिया, इसका मोस्ट प्रोबेबली मतलब यही हो सकता है कि आपको एहसास गुनाह हो गया होगा कि आपने ऐसे खामखा लाई लगी वाली बात की है। यार ये वाकई मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैंने अपना जो मेरे दिल की बात थी या मेरी सोच थी, वो मैंने उसको आप लोगों के सामने रख दिया है, तो गुनाह हो गया। ये एक बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने मुझे टेक्स्ट भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, और वो मुझे सुबह मिला है। अब अच्छा हुआ क्या है कि मैंने जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर भी ना अपना ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जो मेरा फेवरेट वाला ग्रुप है ना, मैं सुबह को जब उठता हूँ तो मैं सिर्फ उसी को ऑन करके रखता हूँ, बाकी को नहीं मैं छेड़ता, क्योंकि सुबह काम के ऊपर फोकस करने का टाइम होता है। तो मैं सिर्फ वही ऑन करता हूँ, और फिर मुझे जब शाम को अभी थोड़ी देर पहले जब किसी ने ये लिंक भेजा है ना, तो फिर मैंने जाके चैट चेक किया इनके नाम के अंडर, तो मुझे वाकई ही मैसेज आया हुआ था। उसमें उन्होंने मेरी इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, और उसमें एक स्माइली सी इमोजी बनाई हुई थी। यह बात आपकी दुरुस्त है कि मैं आपको जवाब नहीं दे सका, राइट अवे जवाब नहीं दे सका। उसके मेरे ख्याल में 1-2 घंटे के बाद आफ्ताब इकबाल ने ये इसके ऊपर ये ब्लॉग कर दिया। आपने भी देखने की, समझने की ज़हमती के बारे नहीं की कि असल मामला क्या है। असल मामला भाई जमहूरियत के बारे में मेरे नजरियात हैं कि जमहूरियत एक थर्ड क्लास सिस्टम है। अगर ये कामयाब होता तो फ्रांस की, बरतानिया की, पूरे यूरोप और अमेरिका के ये हालात होते जो इस वक्त हैं, या फिर ये कि आप वहां बैठे हुए इसके हालात से वाकिफ भी नहीं है। असल नहीं, क्या हालात होते हैं मुझे बताएं ना। वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी भी इन्होंने बात की है, वहाँ पर तो सब बड़ा ज़बरदस्त चल रही हैं सारी चीज़ें। छोटे बहुत मोटे इशू तो वहाँ पर होते ही हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये क्यों एग्जांपल दी है। मैं कनाडा में रहता हूँ, और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हालात हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से क्या कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में तो कभी जमहूरियत आई नहीं है। वहाँ पर तो हर वक्त ये जनरल्स ही ऊपर, एक जो आर्मी चीफ बैठा हुआ होता है वो खुदा बना हुआ होता है, और इस तरीके से वहाँ पर सिस्टम चलता है। बात यह है कि आप और आप जैसे दूसरे मासूम दोस्त, मैं मासूम कह रहा हूं, बेखबर नहीं कह रहा, बेवकूफ नहीं कह रहा,
या बदनीयत नहीं कह रहा, मासूमियत में बाज़ौक़ात हो जाता है, बड़े बड़े लोग मासूमियत कर जाते हैं। मुझसे लातादा, मैं तो खैर शुमार कतार में ही अपने आप को नहीं समझता, बड़े पढ़े लिखे लोग मासूमाना हरकत कर बैठते हैं। आप शायद ये समझ बैठे हैं अपनी मासूमियत में कि मैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बसात लपेटकर जर्नैलों को थारोफेयर दे रहा हूं। पहली गुजारिश, पाकिस्तान में इस वक्त जो निजाम चल रहा है फॉर्म 47 ज़दा, इसे आप जमहूरियत समझते हैं? नंबर 2, जिस निजाम को मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी समेत धड़ाम से गिरा रहा हूं, उसे मैं प्लेट में रख के डिक्टेटरशिप दूंगा? भाई, आपको समझने की गलती हुई है। एक दफा फिर गौर करें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं कि आप गौर करने से गौर नहीं होता, गौर थोड़ा सा मेहनत भी मांगता है। थोड़ी सी मेहनत करें, तौन व करहन ही सही, दिल ना भी चाहे तो गुज़िश्ता व्लॉग्स सुनिए। आफ्ताब इकबाल साहब, इस तरह की बातों से जो है ना, मे बी आम लोग शायद कन्विंस हो जाते हैं। मेरा एक्चुअली काम ही यही है, मैं सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हुआ होता हूँ, सारा दिन ट्विटर के ऊपर पॉलिटिक्स की खबरें देख रहा होता हूँ। तो मुझे कोई आप लॉजिकल किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दें ना। आप इस तरह की हवाई बातें, मुझे याद है कि जब वो इंडिया के साथ जंग ख़त्म हुई ना पाकिस्तान की, तो इन्होंने व्लॉग कर दिया उसके एक हफ्ते के बाद। जंग गारंटी कर रहे थे कि जी जंग स्टार्ट होने वाली है इंडिया के साथ, एक अगले 10 दिनों के अंदर जंग स्टार्ट होने वाली है दोबारा पाकिस्तान की। तो आप यानी कि अगर कोई बात कर रहे हैं, किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कोई उसकी कोई सबूत या कोई आप इंडिकेशन बताएं कि जी ये देखें जी ये चीज़ें हो रही हैं और इस वजह से ये चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही हैं। जिस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं वो तो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है कि भाई नया निज़ाम लेके आना है हमने, भाई ये निज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब नया निज़ाम आएगा। नया निज़ाम कौन सा है कि जी ऊपर एक बस बादशाह बैठा हुआ होगा। ठीक है जी, आर्मी चीफ बैठा होगा, वही चीज़ें हैंडल कर रहा होगा, उसको उन्होंने फिर अब सऊदी अरब में भी वो MBS बादशाह सलामत हैं, वो जो मर्जी कहें जैसे मर्जी करें वैसे ही होता है। इसी तरीके से ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है। अगर ये अजियतनाक भी हैं तो इस अजियत से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। और अदील साहब, आपका तो मुझे ज्यादा नहीं पता, हालांकि आप दोस्त हैं और दोस्ती का दावा करते हैं। मुझसे खुसूसन मिलने आए थे उस होटल में जिसमें मैं क़याम पजीर था कनाडा में। इधर एक जर्नलिस्ट होते हैं इधर कनाडा में, तो वो उनके साथ मैं इत्तेफाकन बैठा हुआ था उस दिन। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अदील जो है ना, आफ्ताब इकबाल साहब इधर होटल में हैं, तो मैं उनसे मिलने जाना चाह रहा था, अगर आपने आना है तो आ जाएं साथ। मैंने कहा ठीक है चलें, लेट्स गो। तो मैं उनसे वहाँ पर मेरी बस मुलाकात हुई 10 मिनट की सरसरी सी। और ये हमारी जो दोस्ती का अहवाल आफ्ताब इकबाल साहब, ये आई एम ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे अपना दोस्त कहा, लेकिन रियलिटी यही है कि मैं इनसे सिर्फ मेरी 10 मिनट की मुलाकात हुई और उसके अलावा मेरी कोई इनसे कभी इस तरह की बात नहीं हुई है। आपको इस चीज का अंदाजा जरूर है कि अगर आपने एक गलत बयानी कर दी है और उस गलत बयानी का थोड़ा सा असर भी, बिल्कुल मामूली सा भी, किसी ने कबूल किया है, मासूम व्यूअर्स की कमी नहीं है हमारे यहां, आपको ऐसी बात करते हैं तो ये बेचारे फौरन उसका असर कबूल करते हैं। तो इस पर आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि आप देनदार रहेंगे या नहीं, तो वहां जरूर रहेंगे, वरना इसको क्लियर करें, बताएं कि भी मैंने ये फील किया है और मेरे दलाइल ये हैं, ताकि मैं दलील की जबान में आपके साथ बात कर सकूं। अच्छा, बरसबील तज़किरा। ठीक है जी आफ्ताब इकबाल साहब, मैंने तो अपनी तरफ से आपको सारे दलाइल दे दिए हैं। मेरे दलाइल ये हैं कि आप बिल्कुल वही नैरेटिव के ऊपर बात करें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, और जो आप लोगों को बातें बता रहे हैं उसकी आपने अभी तक कोई सबूत, कोई दलील वगैरह अभी तक किसी को भी नहीं दी है। मैं चलते चलते इस मौजू को मैं ज्यादा खिलारा नहीं देना चाहता था, लेकिन ऐसे ही एक तज़किरा करता जाऊं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीका वारदात यह भी है कि इनके मखसूस अफसरान जिनकी एक्सेस होती है दानिश्वरों तक, राइटर्स तक, थिंकर्स तक, व्लॉगर्स तक, इन्फ्लुएंसर्स तक, और उसकी कैटेगरी होती है टॉप, दरमियाने, नीचे, किसी से भी। हाँ जी, नीचे ही हैं हम सर, हमें तो कोई भी नहीं जानता। आफ्ताब इकबाल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे लिए बात कर दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक आपके व्लॉग के ऊपर तकरीबन 1 लाख बंदा उनको डेली का देखता है, तो उस चक्कर में मेरी मशहूरी होगी, शायद मुझे भी 1-2 लोग पहचानना स्टार्ट कर दे जब मैं बाहर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो वो मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी ड्रॉपिंग्स करते चले जाते हैं ताकि
बात भी कर दी जाए और ना भी, नीम रजामंदी के साथ एक छोटा सा मैसेज दे दिया जाए। ये मैसेजिंग का एक तरीका होता है। हो सकता है किसी ने कह दिया कि आफ्ताब साहब आजकल जो कह रहे हैं वो हमारा ही बयानिया है, वो हमारी ही गुफ्तगू है। भाई इनकी अकल तो सिर्फ इतनी ही है, इससे आगे नहीं जाती। आप तो अच्छे खासे जौहरी हैं, अच्छे खासे मर्दम शनास हैं, मामला फहम है, आप खुद गौर करें। लेकिन इस टॉपिक को वाइंड अप करते करते वकार मलिक साहब, आप अच्छा, तो बेसिकली जो है ना इनके मुताबिक जो है ना मैं भी शायद इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ मुंसलिक हूँ। मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे जाते जाते उन्होंने मुझे अपना एक सीक्रेट बता दिया कि आफ्ताब इकबाल जो है ना वो हमारे साथ मिला हुआ है। तो उसकी बात सुनने के बाद मैंने जो है ना ये बात की है। अदरवाइज़ मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने फ़ौरन जाके जो है ना इसके ऊपर व्लॉग कर दिया या ट्वीट कर दिया। ये कहने की कोशिश करें। अब मैं आपको अपनी भी सिचुएशन बता दूं, मेरी क्या सिचुएशन है। मेरा जो है ना पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं बचा जिसको हरास ना किया गया हो। मेरा वहाँ पर बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है। मेरे ख़िलाफ़ वहाँ पर 2 केसेस खुले हुए हैं। मेरे ख़िलाफ़ एफबीआर में इन्वेस्टिगेशन खुली हुई है। और कोई, मैं पाकिस्तान में फाइनेंशियली जो है ना मेरी हर चीज़ जो है ना उन्होंने लॉक की हुई है। ठीक है जी, ये मेरी पाकिस्तान में सूरत हाल है। पाकिस्तान में मैं तो जाने का सोच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं गया तो समझे मैं गया फॉर लाइफ ही गया मैं, यानी कि मेरी ये सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आफ्ताब इकबाल समझते हैं कि शायद मैंने जो है किसी के कहने पर उनके खिलाफ साजिश की है। आपसे भी और रदील साहब आपसे भी मैं कह रहा हूं कि बात कीजिए, अगर करनी है आपने तो इसके ऊपर कोई 2 मिनट 4 मिनट की प्रॉपर गुफ्तगू। ये हल्की सी एक फुसफुसी सी लाइन जो है ना, ये काफी नहीं होती। इससे खाम खा सनसनी पैदा होती है। और यार मुल्क को कौम इस वक्त नज़ई कैफियत से गुजर रहा है और आप एक अजीब सा, एक फालतू सा एक सेंसेशनलिज्म लेकर चल रहे हैं। बात करें, अच्छी बात है, आप बात करें, मुझे खुशी होगी कि इससे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, इससे डायलॉग आगे बढ़ेगा। या फिर आप कहें कि भाई मुझसे गलती हुई तो नो प्रॉब्लम। आप ना भी कहेंगे तब भी याद रखिएगा आपके व्यूअर्स ये समझ जाएंगे कि आप एक फुसफुसी सी बात कर लेते हैं, फिर उसको क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है जनाब? ठीक है जी आफ्ताब इकबाल साहब, मैंने बिल्कुल कोई फुसफुसी सी बात नहीं की है। मेरे पिछले 2 दिन पहले का व्लॉग देख लें शाहीन साहब भाई साहब के साथ। उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखा। और नीचे उसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 400-500 कमेंट्स आए हुए थे और मेजॉरिटी लोग जो है वो मेरे साथ एग्री कर रहे थे क्योंकि मैं लॉजिकल तरीके से सबूत के साथ मैंने बात की थी। तो आपका इस सिचुएशन में इस तरह के नए निज़ाम की बात करना, कोई हमें उसकी कोई लॉजिकल कोई सेंस नहीं समझ आती है। तो आप प्लीज़ हमें जो है ना दलील के साथ इसके बारे में समझाइएगा अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। शुक्रिया। अच्छा जी, आखिर में क्विकली में एक और मुझे चीज़ नज़र आई थी जिसको मैं आप लोगों के सामने पॉइंट आउट करना चाह रहा था। फवाद चौधरी साहब जो है ना वो पिछले चंद माह से मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि हम सारे सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए होते हैं और हर एक चीज़ के ऊपर नज़र होती है हमारी। जब आप कॉन्स्टेंटली हर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो है ना चीज़ें लिंक होती हुई नज़र आ रही होती हैं। अब आप ये देखें कि आज ये धर्मेंद्र जो हैं इंडियन एक्टर, इनकी डेथ हुई है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ए पंजाबी लेजेंडरी एक्टर। ठीक है जी, अब ये हिंदुस्तानी है, इंडियन है, और मुझे नहीं पता कि ये पंजाबी कहने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा जी, चलें जी, कह भी लिया उन्होंने, मे बी शायद जनरली उन्होंने ये बात की हो। लेकिन ये जो पंजाबी का वर्ड है ना, मैंने नोटिस किया है पिछले तकरीबन 4 माह से ना वो उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं उसकी आपके सामने काफ़ी सारी मैं एग्जांपल्स रख देता हूँ अभी। और यही जो बातें हैं ना वो मरीम नवाज भी कर रही होती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली केपीके को समझती हैं। वो बार बार, आपने सुना होगा, पहले भी उन्होंने कई दफ़ा ये बात की कि वहाँ दहशतगर्दी वहाँ से आती है, दहशतगर्द वहाँ से आते हैं। हमने जो है ये यहाँ पर जो है ना बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर होना चाहिए केपी और पंजाब के दरमियान, इस तरह की बातें, यानी कि बेसिकली ऐसी बात जो लोगों को डिवाइड करे। मुझे बताइए कि क्या करने की ज़रूरत है यार, इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है, आप पंजाबी पंजाबी करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर बैठे हुए। अब आप ये देखें, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अब आप ये देखें, अब ये इनकी डेथ के ऊपर, अब्दुल सलाम जो साइंटिस्ट है, उनकी डेथ के ऊपर
प्राउड सन ऑफ पंजाब, ठीक है, प्राउड सन ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते थे ना आप। उसके बाद फिर कहते हैं ये स्ट्रांगली कंडेम अबडक्शन ऑफ पंजाबी लेबरर्स फ्रॉम मस्तंग, जब ये बलूचिस्तान में इशू चल रहा था, ठीक है जी। उसके बाद पंजाबी शिद्दत पसंद कबायली इस्लाम की तशरीह से फासला इख्तियार करें, ठीक है जी। मैं आपको, आप नोट कीजिएगा कि पंजाबी का वर्ड बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये। लियाकत अली खान से भुट्टो तक एक भी हुक्मरान पंजाबी नहीं था, ठीक है जी। फिर पंजाबी का वर्ड इन्होंने यूज़ किया। आप, मैंने इनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखी है, और ये जो एकदम जाग पंजाबी जाग वाली जो चीज़ इनके अंदर आई है ना, ये वो पिछले चंद माह के अंदर ही आई है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, आई डू नॉट रियली नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब ये 28वीं अमेंडमेंट आ रही है, उसके अंदर ये भी बात कर रहे हैं ना कि सूबों को डिवाइड किया जाएगा। तो मे बी आई डोंट नो कि चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई में इनकी क्या सूरत हाल है कि पीटीआई के सपोर्टर्स इनको हेट करते हैं, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने भी इनको कम्प्लीटली साइड लाइन किया हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि अब ये इतना सख्त टाइम था ना, इस सख्त टाइम में जिन जिन लीडरान ने पीटीआई के स्टैंड लिया है, लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना। तो आपका क्या ख्याल है, खान साहब जब बाहर आ जाएंगे जेल से, वो एकदम यानी कि इनको जो है चीफ मिनिस्टर बना देंगे कहीं का? तो एक मेरे दिमाग में ये भी सोच आई है कि शायद मरीम नवाज़ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उधर से कोई दाना दुनका मिल जाए मुझे, शायद वो अपनी पार्टी के अंदर ले लें, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये देखिएगा, बलूचिस्तान की सड़कों के लिए पंजाबियों पर पेट्रोल लेवी लगाया गया है, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं सिर्फ पंजाबी होने की वजह से शहीद किए गए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसके बाद कहते हैं सीधी गल है, पंजाबी में लिखते हैं सीधी गल है, जिन्होंने पंजाबियां नाल वेर है, सानू उन्हां नाल वेर है, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं हमजा शफकत ने पंजाब से बलूचिस्तान जाकर कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए, बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले अफसरों को कभी ऐसे तल्ख मौल का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है जी। इसमें भी फिर वही वो पंजाबियत की बात आ गई है। मेरा आप लोगों को ये चीज़ आपके सामने रखने का मकसद ये था कि ये पाकिस्तानियों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को आइसोलेशन करने के लिए इनके पास अब एक ही चारा रह गया कि किसी तरीके से ना उसको ज़रा दूर किया जाए पाकिस्तानियों से, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है ना। अगर आप उसको कहें कि जी ये तो पख्तूनों का लीडर है सिर्फ, ये तो पख्तूनों के बारे में सोचता है सिर्फ, राइट, पंजाबियों के बारे में नहीं सोचता है, यानी कि अब ये आप मुझे बताएं, चाहे जितनी मर्जी कौमियतें हैं पाकिस्तान के अंदर, नेशनल लेवल के ऊपर आपको इस तरह की बात करने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों को इकट्ठा करने की बात करें, लोग इकट्ठे इस तरह होंगे कि जो आप कहेंगे पंजाबी 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 हर वक्त करते रहेंगे। तो बहरहाल ये आप लोगों के सामने ये मुझे चीज़ नज़र आई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने रख दूं। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब की आज ये स्टेटमेंट आई है, कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान और मुल्क के बड़े उलमा से मशवरे के बाद मैं अपना चैनल डीमोनेटाइज करने लगा हूँ। यूट्यूब चैनल की बात करें, यूट्यूब पर इश्तेहारात से आने वाली आमदन मशकूक है, इसलिए फैसला किया गया है इससे आमदन नहीं लूँगा। भाई आमदन तो उनको आएगी ना यूट्यूब से जिनको लोग देखेंगे, आपको देखता कौन है? ये तो सिर्फ उनके स्पोक्स पर्सन है हमारे आसिम मुनीर साहब के, उनके बयान आते उनकी जो फैशिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए ये आगे आगे होते हैं, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए ये आगे आगे होते हैं, और ये कह रहे हैं मैं बहुत इस्लामिक हूँ, इश्तिहारात ठीक नहीं आते तो मैं अब यूट्यूब छोड़ने लगा हूँ। इसी तरीके से मुफ्ती मुनीब साहब भी, जो आपको पता है सरकारी मौलवी जिनको कहा जाता है, कहते हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप अमेरिका के मौजूदा मुंतखब मेयर ममदानी की शदीद मुखालफत कर रहे थे, इन्हें कम्युनिस्ट करार दे रहे थे, और ममदानी ट्रंप को फैशिस्ट करार दे रहे थे। लेकिन अब इनकी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, दोनों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बत जज्बात का इजहार किया, तलखियों को भुला दिया और न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने की अज़्म जाहिर किया। मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा, मगर उन्होंने जज्बात पर काबू रखा। इसके बरक्स हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है और एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। बात यह है कि जी मुफ्ती मुनीब साहब ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से। अब आप कंपैरिजन देखें। अमेरिका जहाँ पर डेमोक्रेसी काम करती है, और ऑब्वियसली ट्रंप ने ममदानी के ख़िलाफ़ बहुत बातें की, लेकिन जब डेमोक्रेटिकली उनको इलेक्ट कर लिया गया तो ट्रंप को गिव अप करना पड़ा। ट्रंप को एक समझ आ गई कि अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट शहर, बल्कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर न्यूयॉर्क का ये बंदा मेयर बन चुका है। मेयर, डेमोक्रेसी के अंदर मेयर बनने का मतलब है भाई पूरे शहर के जो लोग हैं ना इसके पीछे खड़े हुए हैं, ये होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है?
ये बेसिकली बात ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान ये आप बहुत सख्त सख्त हैं आसिम मुनीर के साथ। आसिम मुनीर के साथ जो है ना आप उनकी बात माने और ये जो है ना सख्ती ख़त्म करें। तो ये सरकारी मौलवी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसने एक डिक्टेटर के सपोर्ट के अंदर इस तरह की स्टेटमेंटें देनी है।